अब जो अपन नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सेकंड पार्ट, यानी करवट वाली सड़क के ऊपर ही अपन पढ़ रहे हैं नंबर सेकंड। जब घर्षण बल नगण्य नहीं हो, यानी घर्षण बल दिया गया हो, अगर एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाती है तो वो मोस्टली यही डेरिवेशन पूछी जाएगी। तो देखो नंबर सेकंड, जब घर्षण बल नगण्य नहीं हो, जब घर्षण बल नगण्य नहीं हो, ये लो, क्योंकि इस डेरिवेशन से अपन उस डेरिवेशन को भी निकाल सकते हैं जिस डेरिवेशन में कहा गया है कि घर्षण बल नगण्य है। कैसे? म्यू का मान 0 कर दीजिए, जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर, तो अपना आप ही वो फॉर्मूला आ जाएगा V = √RG tan थीटा वाला। देखिएगा कैसे है। पहले अपन ये लिख देते हैं, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को लिख दें कि वही सेम उसी प्रकार से कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, जिसका करवट कोण क्या है? थीटा है, चाल v से गति करता है, चाल v से गति करता है, जबकि सड़क व वाहन के पहियों के मध्य औसत घर्षण बल F हो। तो देखो पहले उस लैंग्वेज को लिख दें, क्योंकि देखो ध्यान रहे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये अपने पास। तो पहले लिख देता हूं, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का, सेम लैंग्वेज पिछले वाले की, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वाहन यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल r त्रिज्या की, स्मॉल r त्रिज्या की, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय, स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली, त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, जिसका करवट कोण थीटा है, जिसका करवट कोण थीटा है, चाल v से गति करती है, थीटा है, चाल v से। तो यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वाहन स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय करवट वाली सड़क पर, जिसका करवट कोण थीटा है, पर चाल v से गति करता है, थीटा है पर चाल v से क्या करता है? वो गति करता है, गति करता है। और वाहन के टायरों एवं सड़क के मध्य घर्षण बल के मध्य औसत घर्षण बल लिखेंगे, क्योंकि अपन सभी टायरों का और वाहन के टायरों सड़क के मध्य औसत घर्षण बल F हो, तो औसत घर्षण बल कैसा हो? F। ध्यान रखना, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वे औसत घर्षण बल ले रहे हैं। औसत घर्षण बल का मतलब है जो टायर हैं उनके लिए अपन औसत निकाल रहे हैं। औसत घर्षण बल F हो तो अपन कह सकते हैं वाहन पर निम्न बल कार्यरत होंगे, हो तो वाहन पर निम्न बल, ये कह सकते हैं, तो वाहन पर बल, वाहन पर बल चित्रानुसार
चित्रानुसार कार्य होंगे। क्या चित्र बनेगा, कैसा क्या होगा वो देखेगा। अब अपन चित्र की अपन इसमें बात करते हैं। तो अपन इस डायग्राम को बनाए, ये मान के चलो सब कुछ उस डायग्राम के अंदर ही निहित है। जो अपन अब डायग्राम बनाएंगे उसमें सभी बलों को दर्शाएंगे। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन है तो आपके लिए डेरिवेशन क्या होगी, बहुत आसान हो जाएगी, सिंपल डेरिवेशन हो जाएगी। किस तरह से देखिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि सभी बलों को बढ़िया तरीके से अपन इसमें क्या कर सकें, दर्शा सकें। ये देखो, ये किसी कोण थीटा के लिए बनाया है मैंने। चित्र में तो मैंने कोण काफी बड़ा बनाया है, जबकि कोण क्या होता है, ये काफी छोटा कोण लिया जाता है। अब देखिए, ये कोण मैंने क्या मान लिया कि इसका थीटा है, यानी कि करवट कोण हो गया। अब देखिए यहां अगर कोई ये वाहन है, ये वाहन के पहिए मैंने बना दिए, इस तरह से ये मूव कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था सर्किल के रूप में, उसको आप इमेजिन कर लीजिए, उसी के बेसिस पर है ये। तो अब देखिए इस पर लगने वाले बल कौन कौन से होंगे, जरा उनको देखें आप। सबसे पहले तो इसका जो भार होगा वो है mg, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस वाहन का भार होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल बनाया आप इसके संपर्क सतह के लंबवत। ये अपन सीख चुके हैं भाई, अभिलंब प्रतिक्रिया बल किस तरह से बनाया जाता है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या ले लिया आपने, n है। अब गौर कीजिएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, इसके लिए थीटा ही बनेगा। यहां इस n के दो कंपोनेंट्स आप बना लीजिए, वही पिछली बार की तरह। यहां कोण थीटा के साथ वाला जो घटक बनता है वो तो बनता है सदैव cos थीटा। तो ये तो हो जाएगा n cos थीटा और ये घटक हो जाएगा n sin थीटा। अब यहां इसमें इसको संतुलित करने वाला बल होगा mv²/r। अब देखिएगा एक बल और इसमें एक्स्ट्रा आया है अपने पास, वो बल कौन सा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। एक बल एक्स्ट्रा आया है कि वाहन के जो पहिए हैं और जो सड़क है इसके बीच में ये घर्षण बल होगा। ये घर्षण बल क्या है, F है। अगर ये घर्षण बल F है तो अब आप देखिए इस घर्षण बल F के भी आपको कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट्स तो यहां बन जाएगा, ये कंपोनेंट्स होगा F cos थीटा, क्योंकि ये एंगल में यहां से क्या ले रहा हूं भाई, थीटा ले रहा हूं। और थीटा एंगल के साथ वाला कंपोनेंट्स हो गया है F cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा F sin थीटा। ये लो एक मिनट, ये हो जाएगा F sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि F sin थीटा और mg तो सेम डायरेक्शन में हो गए और F cos थीटा इस डायरेक्शन में। बस ये बलों का कॉम्बिनेशन ही आपको बनाना इसमें आना चाहिए। अगर ये आपने परफेक्टली सही बना लिया है तो आपकी ये डेरिवेशन एग्जैक्टली बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब अपन इसमें डेरिवेशन की बात करें तो देखो, जो औसत बल है और घर्षण बल F हो तो वाहन पर बल चित्रानुसार कार्यरत होंगे। कौन कौन से बल होंगे, सबसे पहले वाहन का भार ऊर्ध्वाधर कहां लगेगा, नीचे की ओर। वाहन पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, वाहन पर अभिलंबवत बाहर की ओर क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा। अभिकेंद्रीय बल पथ के केंद्र की ओर लगेगा। घर्षण बल क्या लगेगा, गति के विरुद्ध लगेगा। घर्षण बल कहां लगेगा, गति के विरुद्ध। ये चार बल इसके ऊपर क्या होंगे, कार्यरत होंगे। अगर बलों के संतुलन की अवस्था देखें अपन तो देखो भाई, संतुलन की अवस्था में चित्रानुसार देखिए भाई, अगर मैं बलों की बात करता हूं तो सबसे पहले आप देखिएगा mv²/r किस किस के इक्वल होगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा के, n sin थीटा प्लस f cos थीटा के। तो देखो संतुलन की अवस्था में चित्रानुसार, शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इसे, mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा
प्लस एफ कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एवं अगर मैं अब ऊर्ध्वाधर वाली बात करता हूं, ये वाली, तो देखो एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल क्या होगा, एन कॉस थीटा। क्या बता रहा हूं मैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, या इसी इक्वेशन को मैं लिख दूंगा एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास ये आ चुकी है। अब मैं क्या जानता हूं, यहां पर जो F है, ये वाला जो F है, ये कौन सा बल है, घर्षण बल है। अगर ये सीमांत घर्षण बल की स्थिति में लेता हूं तो इसका मतलब वेग इस स्थिति में क्या होगा, मैक्सिमम, और F इजिकल टू क्या होता है, म्यू एन। ये अपन पढ़ चुके हैं, F इजिकल टू क्या होता है, म्यू एन, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, ये अपन पढ़ चुके। तो देखिएगा इसी में मैं आगे लिख देता हूं कि इस तरह से हो, कैसे कि यदि F इजिकल टू एफ एस मैक्सिमम, यानी कि सीमांत घर्षण बल हो, और इजिकल टू क्या होता है, ये म्यू एन, या इसे म्यू एस भी कह सकता हूं भाई मैं, म्यू एन अगर हो तो देखो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम होगा। यदि F इजिकल टू एफ एस मैक्सिमम इजिकल टू म्यू एन हो तो V इजिकल टू V मैक्सिमम। इसलिए समीकरण 1 वे समीकरण 2 से क्रमशः है। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर अपन क्रमशः लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर इजिकल टू, ये तो लिखा जाएगा एन साइन थीटा, प्लस एफ की जगह क्या लिखूंगा मैं, म्यू एन कोस थीटा। समीकरण नंबर 3 आ गई। फिर इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं। समीकरण 2 से देखें, एम जी इज इक्वल टू एन कोस थीटा माइनस एफ की वैल्यू म्यू एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास 4 आ गई। v की वैल्यू यहां क्या चेंज हो जाएगी, मैक्सिमम लिखा आ जाएगा इसका, ये बन जाएगा v मैक्सिमम। ये लो भाई। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 मेरे पास आ गई है। अब मुझे वेग का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या कर देता हूं, मैं भाग देता हूं। सिंपल सा तरीका यही है। तो अब मैं एक बार देखो, आप इसे एक बार नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे इधर फिर क्लीन कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम का काम अपने पास पूरा हो गया है। एक बार आप समीकरण 4 तक इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे, क्योंकि अब आगे की मैं डेरिवेशंस की स्टेप्स यहाँ लिखूंगा भाई। देखिए इससे आगे की स्टेप्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मेरे पास जो समीकरण नंबर 3 बनी थी वो इस तरह से बन गई थी, समीकरण नंबर 2 से बना, ये समीकरण 4 ऐसे बन गई थी, एम जी इज इक्वल टू एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर मैंने इसे क्या नाम दिया था, 4 दे दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर देखो, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए तीनों, क्योंकि अपन इस पर आधारित अब इसके जस्ट बाद जो अपनी बुक में जो सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 है मेरे पास एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन में एम जी इज इक्वल टू
एन साइन थीटा प्लस म्यू, घर्षण गुणांक को मैं अभी म्यू से ले रहा हूं मैं, म्यू एन कॉस थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब देखिएगा यहां एम से एम कैंसिल हो गया है और वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू, यहां में देखो आप दोनों ही पदों में देखो आप अंश और हर में से एन कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां एन को ऊपर कॉमन लेता हूं, तो ये हो गया है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे भी एन कॉमन आ गया है तो ये हो गया है कॉस थीटा माइनस म्यू तो अपनी जगह है ये, और ये हो गया है साइन थीटा। तो देखो एन से एन क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। एन से एन को अगर अपने कैंसिल कर दिया तो अब मेरे पास बचा हुआ जो स्टेप है वो ये है वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये लो, यहां तक की स्टेप मेरे पास ये आ गई है। अब इसी स्टेप को आगे और बढ़ाना है, वो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं वो देखिएगा। मैं इसके अंदर क्या देखता हूं कि अगर एक तो तरीका यह है कि इस समीकरण में जो मेरे पास समीकरण आई है अंश और हर दोनों में मैं कोस थीटा का भाग दे दूं, या फिर ये करूं कि मैं अंश और उप कोस थीटा को कॉमन ले लूं। अगर यहां कोस थीटा कॉमन लूंगा तो कॉमन लेने का मीन्स है उसका भाग देना। चलो अपन कॉमन लेने वाली स्टेप कर लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। देखिएगा यहां तक की जो इक्वेशन आई है उससे आगे के स्टेप्स को मैं सोल्व कर रहा हूं। वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में आर जी इज इक्वल टू, मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसके ये अंश और ये हर है, दोनों में किसको कॉमन ले रहा हूं, मैं कोस को। तो देखो कोस थीटा को अगर मैं कॉमन लेता हूं ऊपर से तो ये हो जाएगा कोस थीटा, कॉमन लेने का मीन्स है भाग देना, तो स्टेप लिखी जाएगी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये मान लो कि अंश और हर में मैंने कोस थीटा का भाग दे दिया है, नीचे भी मैं कोस थीटा को कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखिए यहां ये कोस थीटा से कोस थीटा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू, अब देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा ये क्या होता है, टेन थीटा, तो यहां आप इसे लिख दीजिए टेन थीटा प्लस म्यू, ये तो 1 हो गया कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये लीजिए। यहां तक की इक्वेशन मेरे पास ही आ गई है। ध्यान रहे इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी आ चुकी थी, इक्वेशन नंबर 4, थर्ड के अंदर मैंने 4 का भाग दिया था, इक्वेशन नंबर मेरे पास 5, ये 6, कोई भी नंबर दे दो इक्वेशन का। चलो या वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, या आप इसे कह सकते हैं वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी
टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये लो इक्वेशन नंबर में इसे 6 कह देता हूं, या इक्वेशन नंबर देखो अगर 5 आ चुकी है इससे पहले तो ये 6 हो जाएगी, और अगर 4 आ चुकी है तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ये आप ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ का, इक्वेशन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल लें। अगर इससे पहले की इक्वेशन 5 है तो ये 6 हो जाएगी, और अगर 6 है तो क्या हो जाएगी 5। चलो इसे 5 ही कर लेते हैं अपन, 4 तक तो आ चुकी थी वैसे। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ गई है, 5 आ गई। ये एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आ चुका है, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है। ये जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 का आया है, v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसी फॉर्मूले से मैं वो फॉर्मूला में निकाल सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला, जो कि बिना घर्षण के था। अगर घर्षण रहित की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें म्यू का मान क्या कर दूंगा, 0। यानी वो ये ऐसा ऑथेंटिक फाइनल फॉर्मूला है जिससे मैं पिछले दोनों फॉर्मूले ज्ञात कर सकता हूं, यानी दोनों केस ले सकता हूं। क्या दोनों केस ले सकता हूं कि अगर म्यू का मान 0 हो तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, v मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। आ गया ना वही फॉर्मूला, अगर घर्षण नगण्य हो तो। और अगर इसमें यह भी ले सकता हूं कि अगर थीटा का मान 0 हो तो क्या आ जाएगा भाई, v मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू आ जाएगा। यानी कि दोनों ही फॉर्मूले मेरे पास इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, जो मैं इससे पहले डिराइव्ड कर चुका हूं। यानी समतल सड़क के लिए भी, और इसके अलावा समतल सड़क के साथ साथ जो अपन ने करवट वाली सड़क ली है जिसमें घर्षण रहित था, उसके लिए भी मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। तो देखिए पहले अपन इस समीकरण 5 से जो रिजल्ट आ रहा है पहले उसको अपन नोट करें। आपने देखा होगा कि घर्षण रहित सड़क पर जो फॉर्मूला आया था वो था v मैक्सिमम v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा था। यानी वो मान इसके मान से क्या है, कम है, क्योंकि नीचे देखो माइनस आ रहा है इसमें। तो अपन ये कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि वाहन की सुरक्षित अधिकतम चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण की हुई सड़क से क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल, वाहन की सुरक्षित अधिकतम चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण ली हुई सड़क से क्या होती है, अधिक होती है। ये अपने पास ये क्लियर हो गई है चीज। अब अपन यो भी कह सकते हैं कि मिनिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, वो भी अपन इसमें निकाल सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट और अपन इस कदर जान लें तो देखो अपन लिख दें, अतः स्पष्ट है कि वाहन की सुरक्षित अधिकतम चाल, भाई मैं यहां लिख रहा हूं, वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल, वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में, अधिकतम सुरक्षित चाल मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में, मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण ली हुई सड़क से तुलना में मोड़ पर समतल सड़क की तुलना में करवट कोण ली हुई सड़क से, करवट कोण ली हुई सड़क से अधिक होती है। ली हुई सड़क से क्या होती है, अधिक होती है। अब एक बात और आप देखें, ये तो अपन ने v मैक्सिमम ले लिया है। अगर v मिनिमम की अगर बात की जाए तो v मिनिमम के लिए चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया हो जाएगी, एक तरह से उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर v मिनिमम लिया जाए तो देखो अधिकतम हो गया। अगर न्यूनतम अपन चाल की बात करें, न्यूनतम चाल की बात करें तो यहां हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू, और यहां 1 प्लस म्यू टेन थीटा बन जाएगा। तो देखो v मिनिमम अधिक होती है, एवं v मिनिमम अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला ये ले लिया जाएगा भाई, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू है, तो यहां क्या बन जाएगा, टेन थीटा। देखो भाई
वी मैक्सिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू है, यही तो है। तो यहां अपन क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन में 1 माइनस प्लस म्यू टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 6 हो गई। जो रोडों पे सड़कों पे जो संकेतक जो लगे रहते हैं वहां जो चाल लिखी रही होती है वो अधिकतम और न्यूनतम ना होकर कैसी होती है, औसत चाल होती है, और उसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, V एवरेज इज इक्वल टू V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम अपॉन में 2। इससे इसको निकाल लिया जाता है। ये एक जनरल फॉर्मूला जिससे अपन निकाल लिया। अब देखो अपने पास ये जो फॉर्मूला अपन को ज्ञात हुआ है, ये जो डेरिवेशन से अपन ने फॉर्मूला निकाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे अपन शेष जो दोनों फॉर्मूले हैं उनको अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखिएगा। अब अपन उस चीज को स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से उन दोनों ही फॉर्मूलों को अपन इस फॉर्मूले की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया मिनिमम वाला, चाहते तो मैं निकाल सकता था लेकिन डेरिवेशन और बढ़ जाती, जिसका अपने लिए भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अपनी बुक में केवल मैक्सिमम निकालने का डेरिवेशन दिया हुआ है जो अपन ने ज्ञात कर लिया है, और इस डेरिवेशन से ही अपन अन्य जो और दूसरी जो डेरिवेशन है उनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं पुरानी को। यानी जो इससे पहले अपन ने डेरिवेशन किए, तो समतल सड़क की किए और एक अपन ने किए घर्षण रहित सड़क के लिए, दोनों को अपन इस फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और क्वेश्चन भी अपन इस पर काफी अच्छे हल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ध्यान हो तो आपने पिछला और ज्ञात किया था टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। उस फॉर्मूले को और भी कई रूपों में अपन बदल सकते हैं। एच अपॉन में बी के रूप में तो उसे लिखा ही था, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी इज इक्वल टू एच अपॉन में बी। वी को आप ओमेगा के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, यानी उस रूप में भी उस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं। तो अपन अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के हिसाब से अब अपन इन फॉर्मूले को अपन क्या करें, चेंज करके देखें। तो देखिएगा भाई किस तरह से ये आएंगे। अब भाई अपन इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले उनको अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद ही अपन अनसोल्व क्वेश्चन की अपन बातें करेंगे। तो देखो अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास जो फॉर्मूला आया था V मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैं उन्हीं फॉर्मूलों को वापस से निकाल के बता रहा हूं इसी एक फॉर्मूले की सहायता से, जिसको कि आप याद रखें कैसे निकल जाएगा। V मैक्सिमम इज इक्वल टू मेरे पास आया है ये फॉर्मूला इज इक्वल टू आर जी, फिर मैंने लिखा था टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन थी। देखो इसको आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, डेरिवेशन तो खैर अपन ने इसकी की है, ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। अब इसकी मैं दोनों स्थितियों को ज्ञात कर सकता हूं। देखो नंबर 1, पहली स्थिति का फॉर्मूला जो अपन पहले निकाल चुके, मैं इससे भी डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूं। मैं यूं कह सकता हूं कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, यानी कि म्यू एब्सेंट हो, यानी कि सड़क कैसी हो, घर्षण रहित हो। तो देखो सड़क के घर्षण रहित होने पर, अगर सड़क घर्षण रहित है, या यूं कह सकते हैं घर्षण के नगण्य होने पर, क्योंकि शून्य तो होगा नहीं, घर्षण के नगण्य होने पर, भाई शून्य तो घर्षण संभव नहीं है, घर्षण रहित तो कहने के बजाय अपन उसे नगण्य कह दें वो ज्यादा अच्छा है। घर्षण के नगण्य होने पर, घर्षण के नगण्य होने पर म्यू इज इक्वल टू क्या, 0। ध्यान रहे यहां पर भी आप गौर करेंगे कि जो वेग है, अधिकतम वेग, वो वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, यानी वाहन बड़ा हो या छोटा हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वाहन के द्रव्यमान पर वेग निर्भर नहीं है, वाहन भारी है हल्का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल फर्क पड़ रहा है उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या का और साथ में उस कोण का, और घर्षण गुणांक म्यू पर भी डिपेंड करता है जो कि वाहन के अनुसार आ सकता है, लेकिन वाहन के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं है। तो देखो घर्षण के नगण्य होने पर म्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो इसलिए
अब अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो म्यू का मान यहाँ 0, ये 0, तो ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा। ये लो वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास, देख लो। यानी एक ऑथेंटिक फॉर्मूला है जिससे मैंने वो पहले वाला फॉर्मूला भी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। नंबर 2, अगर सड़क समतल दे रखी हो, आपको कैसी हो सड़क, समतल दे रखी हो, तो अगर समतल सड़क के लिए अगर अपन बात करें तो थीटा का मान क्या ले लिया जाएगा, 0। और आप जानते हैं tan 90 का मान तो क्या होता है, अनंत, और tan 0 का मान क्या होता है, 0। अगर ऐसा है तो देखिए भाई ये 0 और ये 0, तो यहां क्या बच जाएगा, म्यू। तो देखो सड़क के समतल होने पर, यानी कि वृत्तीय यानी कि समतल अगर सड़क है तो होने पर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 डिग्री। यानी करवट कोण है ही नहीं। अगर करवट कोण नहीं है अपने पास, तब देखिए भाई कोण वेग का क्या फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए भाई मैं इसको यहां लिख देता हूं, चलो यहीं आ जाएगा। या तो ये है आर जी tan 0 डिग्री प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan 0। tan 0 का मान क्या होगा भाई, 0। और अगर ऐसा है तो अब देखिए v मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया है, वो गया है रूट ऑफ ये 0 ये 0, ये हो गया है म्यू आर जी। ये लो समतल सड़क पर वाहन की गति का भी फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, इससे निकल के आ गया। यानी इस एक फॉर्मूले से अपन ने सारे फॉर्मूले निकाल लिए। यहां अपने पास समतल सड़क पर, करवट वाली सड़क पर वाहन की जो गति वाला टॉपिक है वो अपने पास यहाँ इसमें कंप्लीट हो गया है। अब अपन इस पर आधारित जो आंकिक जो प्रश्न दिए हुए हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल्स अपन को दे रखे हैं, पहले उन एग्जाम्पल्स को अपन सोल्व करेंगे भाई।